नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती की और मायावती के प्लान की। दरअसल इंडिया गठबंधन में लगातार मायावती को ऑफर दिया जा रहा है कि वो उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, और उसको लेकर के कुछ मतभेद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में थे, जिसको लेकर के काफी सुर्खियां भी रही। लेकिन इस बीच में मायावती ने एक नया प्लान तैयार किया, और उसके तहत ऐसी खबर मिली है कि मायावती अब अपने कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन करना बहुजन समाज पार्टी के हित में रहेगा या नहीं, यानी क्या नफा और क्या नुकसान, इसकी जानकारी बटोर रही है मायावती अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं से। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले और 80 सीटों पर से इनपुट मांगा गया है, जिसमें जो पुराने कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता है, या जो ऐसे कार्यकर्ता जिनके ऊपर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी डाल रखी है, उन तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कि अगर किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके उतरती तो उसका फायदा दरअसल तो मायावती को मिलेगा भी या नहीं। कहीं दूसरे, ऐसा तो नहीं कि जिन जिन दलों से गठबंधन हो रहा है पूरा फायदा उनको मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी के खाते में वो कामयाबी ना आ पाए जिसकी अपेक्षा की जा रही है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में जो गठबंधन के अनुभव रहे मायावती के, वो बहुत खास नहीं रहे, और दूसरे दलों जिन्होंने गठबंधन किया उनको भी निराशा हाथ लगी। चाहे हम कांग्रेस से गठबंधन की बात करें, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार गठबंधन किया था मायावती ने, या फिर अभी लोकसभा चुनाव में बीते समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया, तो इस बार मायावती पहले ही जमीनी स्तर पर आकलन करना चाहती है कि आखिर इस गठबंधन से कोई फायदा होगा भी नहीं। दो तीन तरीके की चर्चाएं चल रही। एक तो ये कि मायावती कई बार खुद ऐलान कर चुकी हैं कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार उनको ऑफर दिए जा रहे हैं कि वो इस गठबंधन में शामिल हो जाए, ताकि जो लड़ाई है बीजेपी और एनडीए के खिलाफ, उसमें वो एनडीए के पक्ष में ना होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में। हालांकि इसमें थोड़ा सा मतभेद इस बात को लेकर के है कि शुरुआती दौर में अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि मायावती इस गठबंधन में शामिल हो, और कांग्रेस इस बात को लेकर के लगातार प्रयास कर रही थी कि बहुजन समाज पार्टी अगर इस गठबंधन में आती है तो उसको इसका खासा लाभ मिल सकता है। एक थ्योरी ये भी काम कर रही थी, एक चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के बीच कोई गठबंधन बन जाए, इससे दोनों दलों को फायदा हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अभी ये भी पता चला है, ऐसी भी खबर आई है, और एक मंच से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक बड़े प्रमुख नेता ने बयान भी दिया और कहा कि मायावती से अगर समझौता होता है तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ को तैयार करके एक नया मोर्चा स्टैब्लिश किया जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में मायावती कुछ असमंजस की स्थिति में, शायद यही वजह है कि उन्होंने 15 दिन के भीतर अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है कि गठबंधन करना मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के हित में होगा भी या नहीं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि अगर मायावती किसी दल के साथ गठबंधन करने जाती हैं तो उस गठबंधन से उनके कैसे रिश्ते रहेंगे, क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और अगर मायावती इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन से अलग दूरी बना करके कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करती है तो उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी जी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। मनीष हिंदवी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और करमवीर आजाद जी, जो बसपा के समर्थक है और एक दलित चिंतक है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो पहला सवाल मनीष हिंदवी जी आपसे ही मैं करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा लालायित है गठबंधन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से। ऐसे में मायावती अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस बात की समीक्षा, इस बात का आकलन करना चाहती है कि गठबंधन करना बसपा के हित में होगा भी या नहीं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आती है, तो इंडिया गठबंधन आगे क्या करेगा, और क्या आप कोई ऐसा विचार, कुछ ऐसी भी बात चल रही थी कि कांग्रेस और बीएसपी का भी गठबंधन हो सकता है, तो क्या अभी भी ये विकल्प आपके लिए खुला हुआ है? देखिए, पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होगी कि जब ये गठबंधन बना तो क्यों बना। हम यूपीए में के तहत तो काम कर ही रहे थे, यूपीए बनाकर काम कर ही रहे थे। हम अपनी बात विपक्ष के तौर पर भूमिका का निर्वहन भी कर रहे थे। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी के रजीम में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बढ़ा, ईडी, सीबीआई, आईटी, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखिए। शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन ये लोग किसी ना किसी विपक्ष के नेता के यहां खड़े ना रहे। चुनाव में इधर नामांकन हो रहा है, ये प्रत्याशी के घर खड़े हैं।
ये दबाव की टैक्टिक्स नहीं थी तो और क्या थी? जिस हिसाब से इनके खिलाफ सवाल उठाने के खिलाफ इन लोगों ने एक्ट किया, एक एग्जांपल देता हूं मैं हर जगह। किसान आंदोलन चल रहा था, एक लड़की थी दिशा रवि, उसको टूल किट के नाम पर ये बेंगलोर से उठा लाए थे, 21 साल की लड़की थी, और उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया था इन्होंने। 21 साल की लड़की थी, बाद में कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो जिस हिसाब का इनका तानाशाही रवैया है, संविधान को लेकर जो इनकी सोच है, बार बार जब भी ये संविधान की कॉपीज बांटते हैं तो उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द गायब कर देते हैं और कहते हैं गलती हो गई। एक बार ये नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। ये जब संगोल वहां स्थापित किया जा रहा था तब भी हुआ। तो कुछ भी यूं ही नहीं होता है, इतना बड़ा तंत्र लग रहा है और जानबूझकर वही दो शब्द आप गायब कर दे रहे हैं। तो इनकी जो नियत है उसमें खोट है। तो इन सारी चीजों को लेकर एक बड़े गठबंधन की चर्चा हुई कि नहीं साहब, वो लोग जो इस देश में तानाशाही को नहीं चाहते हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि संविधान से ही देश चलता रहे, वो एकजुट हों। तो ये एक ओपन एंडेड गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना। धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ते गए। 28 पार्टियों का गठबंधन, लेकिन ये 28 तक नहीं रुकेगा, ये खुला हुआ गठबंधन, जो भी इसमें शामिल होना चाहिए। और ये एकदम फैक्ट है कि कांग्रेस चाहती है कि हर वो दल जो हमारी इस विचारधारा से सहमत है वो जरूर आए इसमें। मायावती जी का इतिहास रहा है, लड़कर आए हैं वो लोग, उन्होंने स्टेब्लिश किया, संविधान की रक्षा करी है, बाबा साहब के आइडियल्स पे चलते हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि वो इस गठबंधन में आए, उनका स्वागत है। मायावती जी पैन इंडिया की नेता है, उनको उत्तर प्रदेश के लिहाज से मत देखिए, वो पैन इंडिया की नेता है, उनका प्रभाव है हर जगह। तो हम चाहते हैं कि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हों, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं और कहीं कोई दबाव नहीं है। मेरा सवाल है मनीष जी से, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं। जी हाँ प्लीज। मनीष जी, अगर जी आपको सपा और बसपा में एक चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? आदरणीय पांडे जी, आप इस बात को जानते हैं कि मनीष हिंदवी एक प्रवक्ता के तौर पर इस चैनल पर बैठकर तय नहीं कर सकते हैं, या जानते हैं, ये मेरी सीमाएं हैं। हाँ, पार्टी क्या करेगी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी चाहती है कि बसपा शामिल हो इस गठबंधन में, और जरूर शामिल हो। रही बात अखिलेश जी की, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी उसी विचारधारा के साथ पहले दिन इस गठबंधन में शामिल हुए जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो कहीं भी जो उनकी व्यक्तिगत राय है उस पर वो विचार बड़ा है, और वो भी उस विचार के साथ। और उन्होंने परसों इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट कर दिया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है, उनके लिए जो भी कहा जाए बहुत सोच विचार कर कहा जाए और बहुत मर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया जाए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं। तो हम एक विचार को लेकर खड़े हुए हैं, एक विचार को लेकर लड़ रहे हैं, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। चलिए, मुझे लगता है कि पांडे जी को जवाब मिल गया होगा, लेकिन चलिए अब हम अनुपम मिश्रा जी के पास चलते हैं। अनुपम जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको क्या लगता है कि मायावती किस करवट बैठ सकती है? क्या वो इंडिया गठबंधन पर कोई दबाव बना करके ये चाहती है कि थोड़ा सा अपनी वैल्यू को दिखाया जाए, अपनी ताकत को दिखाया जाए, थोड़ा सा कदम पीछे किए जाए, उसके बाद जब ऐसा होगा, जब इंडिया गठबंधन ज्यादा आग्रह करेगा, तो ऐसे में फिर वो सीटों को लेकर के ज्यादा दबाव बना सकती है? क्या आपको लगता है कि वो फीडबैक लेना चाहे, दरअसल वो वास्तविकता में एक फीडबैक ले रही है और उसके बाद वो तय करेगी? और अगर कोई तीसरे मोर्चे की बात आती है उत्तर प्रदेश में, तो किसको नफा और किसको ज्यादा नुकसान आप देख रहे हैं? मानस जी देखिए, एक तो मायावती इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, उनके साथ नेगोशिएशन बहुत मुश्किल होता है। और हमने उनको देखा, 3 बार उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई और परख के समर्थन नहीं दिया। आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने कल्याण सिंह के साथ 6-6 महीने की सरकार बनाई थी, अपनी सरकार चलाई, अपना एजेंडा लागू किया। जब कल्याण सिंह की सरकार की बारी, उन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया। तो उनके साथ नेगोशिएट करना, उनके साथ बात करना बहुत टफ होता है। उनकी शर्तें बड़ी सख्त होती हैं और बिल्कुल वो उनमें अप्रोच नहीं है, वो अपनी अपनी बात करती हैं, और आप मानिए या ना मानिए, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए मानस भाई मेरा अपना मानना है कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपने आप को लोकसभा के लिहाज से ओरिएंट ही नहीं करती हैं। ये इनका जो निशाना होता है हमेशा विधानसभा चुनाव होता है, और लोकसभा में जो अभी आप 2024 में देख रहे हैं, उसमें इनकी जितनी पोस्चरिंग है, जो भी इनके बयान हैं, जो भी इनके गठबंधन हैं, वो 2027 के लिहाज से हैं।
अखिलेश यादव डेफिनेटली इस बात से परेशान है कि 2014, 17, 19, 22 4 चुनावों में लगातार मुस्लिम वोट झोली भर भर के पाने के बावजूद वो अपने वोटर को वो चीज नहीं दे पाए जिसकी उनको तवक्को थी। मुस्लिम वोट उनको इतना ज्यादा मिलता था सिर्फ इसलिए कि साहब आप भाजपा को रोक लें, और आप भाजपा को रोक नहीं पाए। तो निकाय चुनाव में हमने मुस्लिम वोट को सपा से अलग होकर कांग्रेस की तरफ जाते देखा, जैसा हमने तेलंगाना में देखा, जैसा कर्नाटक में देखा। तो उसी मुस्लिम वोट की गोलबंदी के लिए ये सारे जितना गठबंधन ऑल इंडिया आप देख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं सिर्फ मुस्लिम वोट की गोलबंदी के लिए। वरना मानस भाई आप इसको मानिए ना कि ममता बनर्जी का वोट जो है बंगाल के बाहर नहीं है, लालू यादव नीतीश का वोट बिहार के बाहर नहीं है, अखिलेश यादव का वोट उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है, स्टालिन का वोट तमिलनाडु के बाहर नहीं है, शरद पवार का वोट महाराष्ट्र के बाहर नहीं। तो कैसा गठबंधन? ये गठबंधन सिर्फ मुस्लिम वोट की गोलबंदी के लिए कि साहब मुस्लिम वोट छिटकने ना पाए। अब ऐसे में जिस तरह समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव हार के भी इस बात पे खुश है कि उसने बहुजन समाज पार्टी को केवल एक विधायक पे ला दिया है, कांग्रेस को 2 विधायक पे ला दिया। अतः वो 2027 में भी कुछ ऐसा ही सीन चाहते हैं कि विपक्ष में उनके अलावा कोई न रहे और लड़ाई सीधे सपा और भाजपा के बीच में रहे। इसके चलते आप बार बार सपा से सिग्नल देख रहे हैं कि साहब हम बसपा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज फिर मीटिंग होने जा रही है सपा और कांग्रेस की 4:30 बजे की, लेकिन इसकी पिछली मीटिंग में आपने देखा रामगोपाल ने कहा कि साहब हम 3 लोग पर्याप्त है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह कि जब वो 3 लोगों की बात करते हैं तो अपना दल कमेरावादी का भी नाम नहीं लेते, उनका भी बहुत दिनों से नाम नहीं आ रहा है। तो जबकि वो भी उनके गठबंधन का हिस्सा है, पर वो अपने कांग्रेस और जयंत चौधरी की बात करते हैं। जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, जयंत चौधरी आपने खतौली के उपचुनाव में देखा किस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से दूरी बनाई, क्योंकि उनको मालूम है कि जाट लाइन में अखिलेश यादव को जाना कितना डेंजरस हो जाता है। मुजफ्फरनगर दंगों के घाव अभी भी आ रहे हैं। जयंत चौधरी को दलित वोट चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि मायावती से गठबंधन हो। कांग्रेस को दलित वोट चाहिए, और कांग्रेस और भाजपा के बाद मायावती इकलौती शख्स है और बसपा इकलौती पार्टी है जिसके पास 1 दर्जन राज्यों में 2% से 22-23% तक वोट है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा को फिर खड़ा नहीं होने देना है। और इसमें केवल सपा ही नहीं है, आप केजरीवाल को देख लें, पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने सारा बीएसपी का वोट लिया है। कोई जमाने में 12-13% बीएसपी का वोट हुआ करता था, पंजाब में बसपा का नेता विपक्ष हुआ करता था। ये सारा वोट केजरीवाल के पास आम आदमी पार्टी में गया, वो भी उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे सबसे पहले केजरीवाल ने मोहर लगाई, क्योंकि वो नहीं चाहते मायावती इस गठबंधन में आए। तो तमाम लोग जिस तरह मायावती को लाना चाह रहे हैं, उतनी तमाम लोग उनको नहीं लाना चाह रहे हैं। रही बात मायावती की, तो उनका रुख एकदम साफ है। आपने देखा हर आदमी उन पर डोरे डाल रहा है। अभी आपने एमआईएम प्रवक्ता की बात सुनी, उन्होंने किस तरह कहा कि अब मायावती के साथ जाके बहुत खुश होंगे। और एक सबसे मजेदार बात जो एक लेटेस्ट एडिशन हुआ है इसमें मानस भाई, कि हमने पहले केशव मौर्य को फिर मीनाक्षी लेखी को देखा मायावती के फेवर में बयान जारी करते हुए कि हम उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेगा। तो इसका मतलब यह कि बाकी पार्टियां तो छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही कि उसका बसपा के साथ कोई ना कोई चुनावी समझौता हो जाए। मानस जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से समझाया आपने। लेकिन करमवीर आजाद जी, चूंकि आप जिस समाज का को रिप्रेजेंट करते हैं, दरअसल उसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से उस समाज का भी एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 2014, 19, 22 आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से 17-20 में शामिल करना चाहेंगे, 17वीं 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव, गैर जाटों जो अनुसूचित जात का वोट बैंक है वो बहुत मजबूत से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि अगर मायावती एआईएमआईएम से समझौता कर लेंगे, ओवैसी के साथ यहाँ पर कोई टाई अप कर लेंगे, क्योंकि ओवैसी को तो यहाँ के मुस्लिम पसंद करते नहीं है, तो ऐसे में जो आपके समाज के लोग हैं या जो दलित चिंतक हैं, जो विचारक हैं, उनकी क्या इच्छा है कि मायावती का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि वो सुझाव मांग रही है, निश्चित तौर पर वो अपने समाज के लोगों से सुझाव मांगेंगे। तो आप लोग का सुझाव किस तरीके से है? क्या उनको ओवैसी के साथ जाकर दलित मुस्लिम का जोड़ खड़ा करना चाहिए, या उनको इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? मानस भाई, अभी बीच वाला कुछ शब्द जो है थोड़ा सा टूट टूट करके आ रहा था नेटवर्क की वजह से, तो मैं समझ नहीं पाया था। खैर, कुल आपका जो पूछने का उद्देश्य है कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट है जो बीएसपी के पास है वो किधर जाएगा? मेरा सवाल ये है कि जब मायावती अपनी पार्टी के लोगों से सुझाव मांग रही है कि उनको गठबंधन में जाना चाहिए या नहीं, और किसके साथ जाना चाहिए,
तो ऐसे में क्योंकि आप भी उसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि बेहतर क्या होगा मायावती या बीएसपी के लिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए, एनडीए के साथ जाए, या दोनों से दूरी बना करके ओवैसी के साथ हाथ मिला करके दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करें? ज्यादा बेहतर स्थिति क्या होगी? मानस भाई देखिए, अगर दलित मुस्लिम वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं कि ओवैसी के साथ गठजोड़ करके अगर जाए, तो बहुत सारे वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास, बहुत सारे वोट बैंक जितने घटक दल हैं सबके पास है। और आज सारे दलों का उद्देश्य केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। अगर वाकई में सब लोग चाह रहे हैं कि मेरी अगर व्यक्तिगत तौर पे उस हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। और एक चीज और भी आपको बता दूं, ओवैसी जी भी अगर वाकई में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, बहुत सारे आरोप ओवैसी जी पे भी लगते हैं। तो ओवैसी जी भी बीजेपी का बहुत बड़ा विरोध करते हैं, बार बार उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ओवैसी जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और भाजपा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जब तक सत्ता में रहेगी, देश का विकास नहीं विनाश होगा। सारी सरकारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने भेज दी। आरक्षण जब संस्था है ही नहीं तो आरक्षण रहेगा कहां? आज जिस मुख्य धारा को जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट दरअसल आरक्षण कोई भीख नहीं थी, पृथक निर्वाचिका के एवज में हमको मिला था। तो जिस सरकारी संस्थाओं में हमारी सहभागिता या हमारा प्रतिनिधित्व था, जब सरकारी संस्थाएं कारपोरेट के हाथ में चली जाएंगी, सरकारी संस्थाएं कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी, तो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं बचेगा। तो आज हमारा पूरा मेन उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, आप अभी हाल ही में देख लीजिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको पेश कर बताना चाहता हूं कि आज देखिए उत्तर प्रदेश का एक भी विभाग, जिसको परिवहन विभाग चाहे परिवहन निगम, कितना स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया कि 90 दिन तक आप राम मंदिर में लोगों को ले जाने के लिए इवन प्राइवेट बसों को आप फूल मालाओं से सजाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पास आपका पेपर कह रहा है। और दूसरी चीज, यही भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है सीधे कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भाई जब हमें हमारे उपासना की स्वतंत्रता है तो किसी को आप थोप क्यों रहे हैं? ये आस्था का विषय है राम मंदिर। आप भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरीके का एजेंडा आप चला रहे हैं कि 90 दिन तक लगातार जो है वो यात्रा चलती रहे, अरे भगवान श्री राम कड़कड़ में व्याप्त है। महामंडलेश्वर ने सीधे सीधे कह दिया कि यह मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति में जो महामंडलेश्वर है इन लोगों ने ये कह दिया, तो इनका ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? यहाँ पे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और मैं केवल ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मेरी दिली इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, तो भाजपा को सत्ता के बाहर जरूर करना चाहिए। मानस भाई। चलिए आलोक पांडे जी, आप क्या परिदृश्य समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, और मायावती कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया या एनडीए गठबंधन के लिए? क्या लगता है कि किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, और मायावती को भी सहारा चाहिए, इंडिया गठबंधन को भी सहारा चाहिए।
ये इतना स्ट्रांग गठबंधन है कि पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी के साथ में है। आप सोचिए, मुख्य विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों एक साथ। आइए बंगाल में देखिए कितना स्ट्रांग गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, कि वहां का मुख्य विपक्षी दल या विपक्ष में रहना दल और सत्तारूढ़ दल दोनों साथ आ जाएंगे। अब इतना विरोधाभासी इंडिया गठबंधन है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, उसके बाद में भी कुनबा जुड़ नहीं पा रहा। आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब में हम 0 सीटें देंगे, ममता बनर्जी कहते हैं मैं घुस मत जाना कांग्रेस में। ठीक है, अभी ईडी पर हमला हुआ तो कांग्रेस के आपके बयान सामने ही है, लेकिन हाँ, ईडी पर जब हमला होता है पूरे भारत के इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वो चुप है। क्यों चुप है कांग्रेस को छोड़कर? तो वो संविधान पर हमला नहीं है। संविधान पर हमला का मतलब यह है कि ईडी कार्रवाई न करे विपक्षियों के यहाँ। अगर ईडी कार्रवाई कर देती तो संविधान खतरे में है। संविधान में हो गया टमाटर हो गया, जो चाहे वो। एक सवाल इनसे पूछिए कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई करती है। 10 साल में कोई पक्ष का नेता नहीं मिला क्या? या पक्ष में सब नहीं, दूसरे बिल्कुल धुले हुए पक्ष बैठे का हुए नेता हैं? भी मिला है। अरे क्यों? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री कहते थे और उसके बाद जब उनके साथ शामिल हो गए तो उनको वो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा की फाइल खुलती है फिर बंद हो जाती है। अरे पांडे जी ऐसा मत करिए, जो ये कहिए कि जो भाजपा के पास जाएगा आप हमारे मुंह में डाल के कहलाएंगे क्या? आप हमारे मुंह में डाल के कहलाएंगे? आप हम किसी के मुंह में डाल के नहीं कहलाएंगे। मैं आपको अभी खोलता हूँ, ठीक है? मैं अभी बिल्कुल खोलिए, आप बिल्कुल खोलिए, खोल के बताइए ना। नहीं, बीच में नहीं। देखो, हमने 10 सेकंड बोला था, आप 40 सेकंड से बोल रहे हैं। आपने वो उत्तर नहीं दिया कि सपा बसपा में किसको चुनेंगे। आपने कहा हमारी तो हैसियत नहीं बताने की, वो जाने। आपकी तो ये हिम्मत नहीं बताने की सपा और बसपा में आप किसे चुनेंगे, बताइए। आप बताइए, आप ही बता दीजिए। देखिए, प्रवक्ता तो नहीं तय करेगा, वो तो हाईकमान प्रवक्ता को पार्टी की गलाई आती है, उस पर बोलता है। हमने व्यक्तिगत पूछा था आपसे, मैंने आपसे पूछा था, मैंने कांग्रेस नहीं मैं इस चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर आप मुझसे कहीं मिलेंगे, मैं आपको अकेले में बता दूंगा कि मैं क्या चाहता हूं। तो लेकिन मैं यहाँ पर कैसे कह दूंगा कि मैं तो ठीक है, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं सौम्य प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत है। वो तो कभी नहीं कहते, वो तो पार्टी ऑन नहीं करती है। आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो मुझे लगा आप भी व्यक्तिगत बता सकते हैं चीजें, क्योंकि आप ही के पार्टी के, आप ही के गठबंधन के लोग सौम्य प्रसाद मौर्य के बयान को व्यक्तिगत करके आजकल फैशन हो गया। तुमने कहा लो आपसे भी पूछ ले फैशन में, ठीक है? अब मैं मेन बात बताता हूँ कि इंडिया गठबंधन जून में बना था, 6 महीने हो गए, ये सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार को निकाल के बाहर एक तरह से फेंक दिया। सारे लोग मीटिंग में एक साथ बैठते हैं, एक साथ निकलते नहीं है। अब इतनी ज्यादा कमियों के साथ अब रह के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे? दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, 5वें में आ गई, देश बर्बाद हो गया। देखिए कितना बर्बाद हो गया देश। हम दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई और हम तो बर्बाद हो गए साहब, ठीक है? अब कंपनियां बेच रही है, तो कांग्रेस से पूछिए 1991-92 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यही साइन करके आए थे। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है, 51, कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रीटी होगी, उसे हर सरकार मानने के लिए बाध्य है। तो 91-92 में जो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इस देश की इकोनॉमीज को प्राइवेटाइज करने का निर्णय या जो कर्मवीर जी के हिसाब से बेचने का निर्णय, वो कांग्रेस पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी उसे फॉलो अप कर रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी फिर आएगी तो फिर भी प्राइवेटाइजेशन ही होगा, क्योंकि हम पिछले 40 साल से चल के देख चुके थे। गवर्नमेंट सेक्टर के बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। चंद्रशेखर के समय में 40 साल बनाम 4 महीने के जब उन्होंने नारा दिया था और सोना गिरवी रखा था, तो हमारा पांडे जी एक बड़ी विनम्रता से ये क्वेश्चन है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता। अब आप भी पूछ लीजिए विनम्रता से। नहीं, बहुत विनम्रता से एक प्रश्न है पांडे जी आपसे। मैं केवल यह प्रश्न है कि आप, ठीक है कांग्रेस ने गलती की इसलिए सत्ता से बाहर, ठीक, आज बीजेपी अगर गलती कर रही है तो क्या उसे सत्ता से बाहर होना चाहिए कि नहीं? ये पहला एक क्वेश्चन। दूसरी चीज, जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि हमारा भारत देश आज जो है 5वें पायदान पे है इकोनॉमी में, मैं केवल ये जानना चाहता हूं, जब सरकार बीजेपी की बनी थी तो उस समय डॉलर का क्या रेट था और आज की डेट में डॉलर का क्या रेट है? बस 2 क्वेश्चन, बड़े हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से आपसे मेरा सवाल है, बस इतना बता दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ।
पहली बात आप समझिए कि जो पहला प्रश्न था कि कांग्रेस ने गलती की, वो गलती मैं मान ही नहीं रहा। अगर वो नहीं होता, एलपीजी नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में होता, तो आज हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी दुर्दशा होती। तो वो ब्लेंडर नहीं था। जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था देश के जनमानस में, देश की सरकार में। उसमें हम पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को हमेशा मैं कहता हूं कि उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया था, लेकिन उस निर्णय से देश की इकोनॉमी को फायदा हुआ। वो मैं हमेशा इतिहास में याद रखिएगा। मैं मनमोहन सिंह को हमेशा एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर याद रखने की बात होगी तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 1991, 92, 93 वाले में मैं ज्यादा याद रखना पसंद करूंगा। तो पहली बात तो ब्लंडर ही नहीं था। मैंने सिर्फ उस बात का उत्तर दिया कि जो इस समय लिबरलाइजेशन हो रहा है उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, तो अगर ब्लंडर था तो कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन मैं उसे ब्लंडर नहीं मानता। इकोनॉमी में जो आज हम 5वें नंबर पर है वो मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए गए बोल्ड डिसीजन का परिणाम। अब रहेगी बात डॉलर की, बात आते हैं डॉलर में। ये बात सच है कि इस समय 82-84 रुपए में, एग्जैक्टली करंट में 4-5 दिन का नहीं जानता, शायद 84 रुपए के आसपास पर डॉलर है। और जब कांग्रेस पार्टी गई थी तब शायद 60 के नीचे था, 55-60 के आसपास था। तो 20-22 रुपए का डॉलर जो रुपया गिरा है, लेकिन उसे इकोनॉमी में लाभ भी हुआ है। मैं इकोनॉमी को मिनिमम जानता हूं। अगर मनी इन्फ्लेशन नहीं होगा या डॉलर की वैल्यू थोड़ी घटती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमें कहीं न कहीं पर फायदा भी मिलता है। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि डॉलर के रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ने चाहिए थे। ये एक चिंता का विषय है, मैं इसे मानता हूं आपकी बात को। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में इकोनॉमी जब मनमोहन सिंह थे तो 11वें नंबर में थी और आज 5वें नंबर में है। तो ये क्रेडिट तो एनडीए गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा ना, मन हो या न मन ना हो तो भी देना पड़ेगा। इच्छा हो आपकी, अच्छा चलिए, 11वें से 5वें में आए हैं तो उसको देना पड़ेगा। एक मनीष हिंदवी जी के पास चलते हैं। मानस भाई एक मिनट पांडे जी, मैं जहां तक मेरा अपना जो शोध है, जो विश्लेषण है, जो मेरा अपना चिंतन है, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वो ग्रोथ रेट पूंजीपतियों और चंद परिवारों के ग्रोथ रेट को देश का ग्रोथ रेट बताना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आज भी गांव के गरीब किसान के पास चले जाइए, आप मुझे ये बता दीजिए भारत देश में इनकम टैक्स पे करने वाले कितने परसेंट लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं? मेरे पांडे जी डाइवर्ट नहीं कर रहे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ 1.6% के नियर अबाउट इनकम टैक्स पे ही है। वही अमेरिका में 60% लोग इनकम टैक्स पे ही है। आज राष्ट्र निर्माण की जिस बात कर रहे हैं, सुन लीजिए बात, देखिए सुनिए दूर जाने की करमवीर आजाद जी, मनीष हिंदवी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मनीष हिंदवी जी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी है, आप उनसे समझिए ना। मनीष हिंदवी जी जो बात आलोक पांडे जी कह रहे हैं, तो मनमोहन सिंह के या नरसिम्हा राव के उदारीकरण में और आज का जो उदारीकरण का जो दौर चल रहा है, इसमें पहली तो बात किस तरीके का भेद आप देखते हैं? क्योंकि ये बात सही है कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा इस बात को बड़ा फोर्सली कहते रहे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को समान दृष्टिकोण से देखिए, समान नजरिए से, क्योंकि दोनों की जो आर्थिक नीतियां वो एक जैसी हैं, जो गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, जिनकी सारी नीतियां सब धन्ना सेठों के लिए होती है। तो ये आरोप बड़े खुले मंच से वामपंथी विचारधारा के जो हमारे मित्र हैं वो अक्सर हम व्यक्तिगत तौर पर भी लगाते रहते। तो पहली बात तो ये कि इसमें गलत क्या है कि जिस परंपरा को आपने शुरू किया उसका एक्सटेंशन है अटल जी की सरकार से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक। और दूसरी बात ये कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं करमवीर आजाद जी कि डॉलर का रेट कहां से कहां पहुंच गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? इन सबके बीच हम 5वीं इकोनॉमी कैसे बने, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम कैसे बन गए? देखिए ऐसा है कि जहां तक लिबरलाइजेशन की बात होगी, एलपीजी की जो बात हो रही है, वो एक हम लोग का एक दौर था जिसमें हम एक ऐसे मिस में आकर फंस गए थे कि जब हम आईएमएफ के पास लोन के लिए गए तो ये बात थी कि अब आपको अपने आप को लिबरलाइज करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनने के लिए।
तो जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसमें जो पब्लिक सेक्टर था वो एक हिस्सा था। मतलब सारी पॉलिसीज पब्लिक सेक्टर को लेकर नहीं बनाई गई थी, वो पॉलिसीज फॉरेन ट्रेड को लेकर भी बनाई गई थी, बैंकिंग को लेकर बनाई गई थी, इंश्योरेंस को लेकर बनाई गई थी। उसमें पब्लिक सेक्टर एक हिस्सा था और हमने कहा था पब्लिक सेक्टर जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर है उनको बेच देंगे और उनसे जो पैसा आएगा उसका एक फंड बनाकर जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर है उन पर और काम करेंगे। उसी जमाने में रत्न, मिनी रत्न, नवरत्न बनाए गए थे और ये तय हुआ था कि इनको काम करने की ऑटोनॉमी दी जाएगी, ज्यादा आजादी दी जाएगी काम करने की, क्योंकि पिछले 40 सालों में हो क्या रहा था, उनको काम करने की आजादी नहीं थी, इसीलिए वो घाटे में जा रहे थे। तो आप देखिए उसका नतीजा भी हुआ। जैसे भेल की एग्जांपल ले लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पूरी दुनिया में बिड करती है। आप एनटीपीसी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है लेकिन उसका प्लांट लोड फैक्टर 100-102 के आसपास है, जो दुनिया में बेस्ट की तरफ है। जो ये बेचने की बात हो रही है, बेचने पर जो सवाल उठता है, जो नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम है पांडे जी, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो उस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इल्जाम इस बात का है कि वो एक आदमी को अत्यधिक फायदा दे रहे हैं और वो खुली आंखों से दिख रहा है। ठीक है ना, वो चाहे पोर्ट का मामला ले लें आप, वो चाहे जो एयरपोर्ट्स का मामला ले लें आप, चाहे पोर्ट का मामला ले लें, एक आदमी को अत्यधिक फायदा हो रहा है। मैं नाम ले लूंगा तो भी नहीं तो आप जानते तो नहीं है ना। और जिस तरीके से उनको हर जगह पर सामने लाकर पूरा का पूरा, जैसे अगर वो हाईवे बनाने के क्षेत्र में उतरे तो 4 साल में लगभग 35% हाईवे वही बना रहे हैं। तो अगर वो सैटेलाइट के क्षेत्र में उतरे हैं तो इसरो का सारा काम उनको दे दिया गया, लगभग सारे पोर्ट्स उनको दे दिए गए। ठीक है ना, इस तरह से तमाम चीजें हैं, हम डिबेट से बाहर चले जाएंगे। मैं एक बात पर यहाँ कहता हूं, बार बार एक सवाल आता है, 5वें नंबर की इकोनॉमी, 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई। पहले तो यहां से समझना शुरू करिए कि हमने आपको कैसी इकोनॉमी हैंडओवर करी थी। 2004 में 700 बिलियन की अर्थव्यवस्था थी, जो 14 में हमने 3 गुना करके आपको दी थी 2100 के आसपास। यानी हमने इकोनॉमी को 3 गुना करके आपको दिया था 10 सालों में, और आप 10 साल में दुगनी इकोनॉमी नहीं कर पाए हैं। अभी 2024 में 3700 बिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था है, यानी आप 10 साल में दुगनी भी अर्थव्यवस्था नहीं कर पाए हैं। रही बात ये जो 10वें से 5वें नंबर का सफर है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 2011 में ही 3rd नंबर की इकोनॉमी हो गए थे और आज भी 3rd नंबर की इकोनॉमी अमेरिका और चाइना के बाद बने हुए हैं। एक्सचेंज रेट के आधार पर हम 10वें नंबर पर थे और अभी 5वें नंबर पर है, इसलिए क्योंकि जो बाकी के लोगों का फासला था वो बहुत कम हो चुका था। अगर सरकार हम रह गए होते, आप सरकार चला रहे होते, तो भी हम इकोनॉमी का हिस्सा हमारा बदल जाता, क्योंकि ग्रोथ रेट आप नहीं बढ़ा पाए हैं, सबसे बेहतर ग्रोथ रेट। और आलोक पांडे जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि अगर किसी दिन हम लोग तैयारी से बैठेंगे यहां पर, तो आप देख लीजिएगा कि जो यूपीए का 1 में सबसे बेहतर ग्रोथ रेट जो जीडीपी की पाई गई जो थी, वो यूपीए 1 के दौरान थी। यूपीए 2 में भी उतनी नहीं थी, यानी सबसे बेहतर यूपीए 1 में थी, यूपीए 2 में भी कुछ घटी, और नरेंद्र मोदी जी के रजीम में एवरेज ग्रोथ रेट कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। तीसरी बात, इसमें माफ कीजिए मैं टोक रहा हूं, इसमें बीजेपी ये कहती कि हम 2004 में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे गए थे तो आप शायद 9 तक ग्रोथ कर पाए थे, अगले वाले में आप खुद नहीं कर पाए थे। नहीं आलोक पांडे जी, अगले वाले में क्या था कि 2008 का जो पूरे दुनिया का क्राइसिस था वो आपको भी याद होगा, है ना, लहमन ब्रदर्स वाला। हमें 2019 का कोविड भी याद रखना पड़ेगा बीजेपी। नहीं, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, मैं अपने तर्क रखूंगा, आप सहमत हो ना हो। ऐसा है कि आप अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखिएगा तो कोविड के पहले भी आप देखिए, कोविड तो 20 में आया है ना, आप 20 के पहले, मैं चैलेंज से कहता हूं कि ग्रोथ रेट लगातार घटी 14 के बाद से, और जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि क्रूड का रेट लगातार पूरी दुनिया में कम हो रहा था, आपको सस्ता क्रूड मिला। आपने क्या किया? आपने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर पैसा कमाया। आपने 3 रुपए का डीजल पे जो एक्साइज था उसको आप 31 रुपए ले गए। 9 रुपया एक्साइज जो हम पेट्रोल पे लेते थे उसको आप 32 रुपए ले गए, यानी आप 1000 गुने तक एक्साइज बढ़ाकर आपने लिया। 30 लाख करोड़ के ऊपर आपने एक्साइज का कमाया आपने। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सचेंज रेट आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। देखिए आलोक जी, अगर मानिए चाहे ना मानिए, इकोनॉमी की नब्ज आप नहीं पकड़ पाए, और आपने 2 ब्लंडर किए। एक तो आपने डिमोनेटाइजेशन का ब्लंडर किया और एक जीएसटी बहुत ही अनप्लान्ड वे में लागू किया। ये कैश रिच इकोनॉमी थी। इकोनॉमी जैसे हम लोग लखनऊ में या कहीं बाजार की तरफ चले, वहां चोर नहीं बैठे हैं, वहां कैश में काम होता है। आपको जानते हैं धीरे धीरे रिफॉर्म धीरे धीरे होता है, इकोनॉमी में परिवर्तन होगा, चीजें होंगी। आप जो अचानक से आपने इकोनॉमी पूरी डिरेल हो गई और वो उसके बाद पटरी पर नहीं आ पाई, तो उससे नतीजा क्या हुआ? ग्रोथ रेट कम हुई। ये जो आज हम इतना कुछ कर रहे हैं, मंदिर और ये, जब भी लोग, अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, लेकिन हम क्यों ठीक लोकसभा के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर हम जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है।
अभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था परसों, इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में लगातार कंफर्ट जोन के ऊपर रहा है, लगातार कंफर्ट जोन के ऊपर रहा है, जो आरबीआई कंफर्ट जोन बनाती है। अगर आप चाहेंगे तो वो ग्राफ मेरे पास अभी भी यहां पड़ा होगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि लगातार जो है इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। सवाल इस बात का है, इन्हीं चीजों का जवाब हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम जो है ये बाकी चीजों पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। ये देखिए, ये नीली लाइन देखिए, लाल लाइन देखिए। तो सवाल इस बात का है ना कि ये इकोनॉमिक फ्रंट पर जो हमारा, इसे इकोनॉमी का एग्जांपल ना कोट किए जाए, इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारा जबरदस्त फेलियर है, हम उस पर काम नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी, खासतौर पे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन हम अपने बजट से डिरेल हो जाएंगे, हम अपनी बात पर वापस आते हैं, जो हमारी आज की बात है कि जो गठबंधन की बात है। आलोक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि देखिए, ये पक्ष और विपक्ष दो पहलू हैं, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के गठबंधन में भी 38 दल है, ये अलग बात है कि भाजपा उसमें ताकतवर हो गई है, लेकिन एक जमाना था कि उसी एनडीए को लेकर सरकार अटल जी ने चलाई थी। आज भाजपा चूंकि कंप्लीट मेजोरिटी में, तो उसको अपने सहयोगियों की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, इसी यूपी में राजभर कितनी गालियां दे रहे थे उनको, ओम प्रकाश राजभर भी लगातार गालियां योगी जी को देते थे। अब आज कहीं ना कहीं सियासत इस बात के लिए मजबूर करती है कि उनकी तमाम गालियों के बाद भी उनको बगल में बैठा लिया जाए, तो बैठाया गया उनको बगल में ना, यही सियासत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सियासत किसी अलग तरीके से की जा सकती है। तो भाजपा की भी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी छोटे छोटे दल ढूंढ रहा है जिनके पास कुछ वोट बैंक हो, चाहे निषाद साहब हो। आज हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और संजय निषाद जी का बयान राम जी पर, कौशल्या जी पर और दशरथ जी पर आपको भी याद होगा, लेकिन क्या भाजपा ने उनको बगल में नहीं बैठा रखा है? उनको बैठा नहीं रखा बगल में, क्यों आके? तो देखिए, उनका ये सियासत है, तो सियासत है, अपनी कोशिशें सब कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं सियासत का हिस्सा, हम चाहते हैं मायावती को साथ लाना। मैं तो खुलकर कह रहा हूं कि हम, अगर आप व्यक्तिगत बात कर, मैं कह रहा हूं कि हम लोग सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो सियासत है, वो आना चाहती है, नहीं आना चाहती, वो भी अपने हिस्से को देख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मनीष जी, अनुपम मिश्रा जी के पास चलते, डिबेट का चूंकि समय खत्म हो रहा है। अनुपम मिश्रा जी, कुछ आप कहना चाहते लगातार? मानस भाई, बात तो यहाँ मायावती की हो रही थी, लेकिन बात फिर आलोक पांडे और मनीष और करणवीर के बीच में चली गई इकोनॉमी पे। लेकिन देखिए, ऐसा है ना कि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, ये किसी भी बात को डिफेंड या अटैक कर सकते हैं। मैं कुछ आंकड़े बता दूं, जो अभी मैं करणवीर जी की बात और मनीष जी की बात सुन रहा था। शुरुआत हुई थी इस बात से कि ईडी केवल विपक्षियों पर रेड करती है। ये बात एकदम सच है। पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्षियों पे रेड डाली है। जो शख्स उनकी पार्टी में चला गया, जैसे कहते हो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, वो साफ हो जाता है, उसके ऊपर रेड बंद हो जाती है। लेकिन जहां ये बात सच है, वहां ये बात भी सच है, जैसे कि अभी पार्लियामेंट में इन्होंने बताया कि साहब 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में केवल 112 रेड हुई थी ईडी की, और 5,000 करोड़ रुपया निकला था। यहां 3,000 रेड हुई और 1,00,000 करोड़ रुपया निकला। देखिए, ईडी की रेड को मैं तब गलत मानूंगा जब ईडी कहीं से जाए खाली हाथ चली जाए। अगर ईडी आपके घर में घुसती है, आयकर विभाग आपके घर में घुसता है, सीबीआई आपके घर में घुसती है, और उसके बाद नोट गिनने के लिए मशीन पे मशीन लगानी होती है, तो फिर इसको कौन डिफेंड कर सकता है? मैं नहीं जानता। पहली बात, सिर्फ बात ईडी की नहीं है, फेमा में भी ऐसा ही है, फेमा के लॉ में भी आप देख लीजिए। तीसरी बात देखिए, आप कहते हैं आप पे गलत आरोप लगाए हैं कि नेशनल हेराल्ड केस देखें, कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आपके खिलाफ मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आप दिल्ली हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, और जिस हाई कोर्ट और जिस सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को रिलीफ मिल जाती है, उस हाई कोर्ट और उस सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं मिली। उन्होंने कहा जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कीजिए, मुकदमे का सामना कीजिए। इसी तरह केजरीवाल कट्टर ईमानदार, जितने लोग बंद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से, फिर कह रहा हूं, जिस हाई कोर्ट से, जिस सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को रिलीफ मिल जाती है, टेररिस्ट को रिलीफ मिल जाती है, उससे ना सोनिया गांधी को रिलीफ मिली, ना राहुल को मिली, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता को मिली। एक बात और आ जाते हैं, बात हो रही डिसइन्वेस्टमेंट की। साहब, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो नौकरी कहां रहेगी? करणवीर आजाद कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं हुआ है। आप देखें, पहले इन्वेस्टमेंट, पहले आपने पब्लिक सेक्टर बनाया 1947 से लेकर 1990 तक, दिवालिया हो गए, सोना गिरवी रखना पड़ा 1991 में। और इसके लिए मैं मनमोहन सिंह को क्रेडिट नहीं देता, मनमोहन सिंह बाबू थे सिर्फ। मनमोहन सिंह 1976 से भारत सरकार में थे, महत्वपूर्ण पदों पे थे, और उन्हीं के रहते इकोनॉमी डैमेज हुई। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में, उसको कहता, उसने कहा कि साहब नहीं, रुपए का डिवैल्यूएशन भी किया, उसने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। और आप देखें 2004 से 14 तक
मनमोहन सिंह की सरकार का आप डिसइन्वेस्टमेंट देख लें, आपको पता चलेगा 1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने। एनडीए सरकार ने उसको बढ़ा के 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ये बात सही है, अगली सरकार आएगी 3 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डॉलर का रेट पूछ रहे थे करवीर आजाद, डॉलर का रेट 1947 में कल 4 रुपए था, ओनली 4 रुपीज। डॉलर का रेट बढ़ता है जब आप 1991 में डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करते हैं, एक दिन में 15 रुपया गिर जाता है, 26-27 कितना पहुंच जाता है। उसके बाद अब आप देख ले डॉलर का रेट, एकदम फिगर बता रहा हूं, बताइए मनमोहन सिंह सरकार जब आई थी तो डॉलर का रेट 2004 से 14 के बीच में 45 से 63 करीब 20 रुपया बढ़ा। और जब मनमोहन इसकी नरेंद्र मोदी सरकार आई तो 63 से 83 फिर 20 रुपया बढ़ा। जो 20 रुपए डॉलर का रेट बढ़ा 2004 से 14 के बीच में, वही डॉलर का रेट 2014 से 2024 के बीच में बढ़ा। कैसे बढ़ा? आप बात करते हैं अडानी, अच्छा अडानी की बात आप करते हैं कि अडानी को साहब ज्यादा ठेके दे रहे हैं, पर उसी अडानी को जब आपका राजस्थान में बुलाते हैं गहलोत, जब आप उनको छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं बघेल, जब ममता बुलाती है उनको वेस्ट बंगाल में, तो वही अडानी साफ हो जाता है। और वही अडानी जब केंद्र सरकार में ठेका पाता है तो अडानी गंदा हो जाता है। इन्फ्लेशन की बात अभी कर रहे थे मनीष जी, 11% 12% इन्फ्लेशन दिया मनमोहन सिंह सरकार ने। इतिहास उठा के देखिए, इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं किया। रघुराम राजन ने कहा कि साहब 4% से नीचे हमारी इकोनॉमी रहेगी, 6.5% इकोनॉमी हो गई। मैं रघुराम राजन का टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था, कहा आपने कहा 4% नहीं पहुंचेगी तो 6.5% पहुंच गई। तो कहते हैं वी आर लकी, हम मुकद्दर वाले हैं, हो गया तो क्या किया जाए। अब बात सुनिए आप उनकी। फिर अभी गालियों की बात हो रही थी कि आपने, मैं सारे लोगों का जवाब दे रहा हूं, फिर आप गालियों की बात कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर आपको गालियां देते थे। अरे वो तो देते थे, यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी और ममता बनर्जी अगल बगल बैठे हुए थे और बाहर अधीर रंजन चौधरी गाली दे रहे थे। राहुल गांधी केजरीवाल आसपास बैठे थे, बाहर आम आदमी पार्टी गालियां दे रहे थे। और तो और जिस लालू यादव को जेल भेजने के लिए राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया, अध्यादेश, अपनी सरकार का अध्यादेश, मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ के राहुल गांधी ने लालू यादव को जेल भेजा। आज उन्हीं लालू यादव को नेता बना के बैठे हुए हैं। क्या बात करते हैं भाई। देखिए हमाम में सब नंगे हैं, इन दूसरों को जब भी आप एक उंगली दिखाते हैं 3 उंगली 4 उंगली आपके पीछे आती है। तो इसलिए ये सब बात ना करें। मुद्दा वैसे भी हम लोग कहता है कि मायावती बहुत खूबसूरती से अनुपम भाई ने कई सारे डेटा को बीच में गड़बड़ कर दिया है ना, बहुत खूबसूरती से। ऐसा है कि खाली बहुत, एक मिनट, खाली पब्लिक सेक्टर की वजह से आप बेचारे नहीं, ऐसा कि आप भी तो बौखलाए हुए थे अनुपम जी। अब मैं अगर जवाब दे रहा हूँ आपको बौखलाहट लग रही है, आप जवाब, मैं भी डेटा दे रहा हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरती से डेटा गायब कर दिया है, आपने डेटा दिया है। करने दें, क्योंकि यहाँ हम लोग मायावती के मुद्दे पे आए थे। रही बात मायावती के मुद्दे की कि मायावती किधर जाएंगी, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि निशाना कांग्रेस के सरकार के, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो चाहती है कि साहब किसी भी हालत में मोदी की सरकार चली जाए, वो भी दूसरे कारण से। एक तो उनकी सत्ता लौट नहीं, दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी का राज परिवार है, अगर वो 3 साल वाला नियम लागू हो गया कि सारे मुकदमे 3 साल में निपटने हैं, तो 2026-27 तक इन लोग को दिक्कत हो जाएगी। आपको सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल जाते नजर आ सकते हैं। तो वो तो चाहते हैं। बाकी मेरा अपना मानना है मानस जी कि जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके केंद्र में भाजपा से रहने से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगर केंद्र में भाजपा मौजूद है, केंद्र में नरेंद्र मोदी मौजूद है, तो इनको मुसलमानों को डरा के एक अपने छाते तले लाने में आराम मिलता है। ममता बनर्जी को भी वही आराम मिलता है, लालू यादव को भी वही आराम मिलता है, केजरीवाल को भी वही आराम मिलता है, समाजवादी पार्टी को भी यही आराम मिलता है। 2014 से 2024 तक अगर किन्हीं पार्टियों को डैमेज हुआ है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है। बाकी सब पार्टियों के वोट में भी इजाफा हुआ है और सीट में भी इजाफा हुआ है। मानस जी चलिए मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूँ प्लीज, क्योंकि अब समय हो गया। तो करमवीर आजाद 20 सेकंड में एकदम लाइन पे बात करिएगा, एकदम जी मानस भाई मैं अभी चूंकि अनुपम भाई ने बहुत पूरा जो है विवरण बताया, मैं केवल अनुपम भाई से ये जानना चाहता हूं, आपने ये बताइए कि 2014 के पहले कमिटमेंट क्या कांग्रेस की थी, क्या कमिटमेंट सपा की थी, या कमिटमेंट कोई और कोई भी 2014 सुन तो लीजिए मोदी ने ये कह के लड़ा था
कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, राजा व्यापार नहीं करता, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करके दिखा दिया। 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह ने किया था, 2 लाख करोड़ का मोदी ने किया। लेकिन अगर आप 2014 की स्पीच देखे मनमोहन मोदी की, उन्होंने कहा अनुपम भाई, चलिए अनुपम भाई, मुझे केवल डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, सरकार का मेन उद्देश्य। अनुपम भाई सर सुनिए, ऐसा है मानस भाई, मैंने तो अपनी पिछली बात तक में ही कह दिया था कि सियासत है, ठीक है ना। अनुपम भाई झूठे परेशान हो रहे हैं, वो तमाम तर्क दे रहे थे, और इकोनॉमी के बहुत सारे, अब क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है, इकोनॉमी में मैंने सिर्फ आंकड़े दिए, मैं आंकड़े आपके लगभग आंकड़े गलत है, मैं सिद्ध कर सकता हूं यही बैठकर, लेकिन आपका समय खत्म हो रहा है। एक खाली एग्जांपल आपको दे दूं, 90 का जो क्राइसिस था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर की वजह से नहीं था, उसके और भी कारण थे। हमने 80 से 90 के दौरान कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत किया था। ये इनका एग्जाम्पल है कि और भी कारण थे और बात खत्म। ये अरे दे रहा हूं, सुनिए तो। अरे अनुपम भाई सब्र धरिए, अनुपम भाई सब्र धरिए, बौखलाइए मत, सब्र धरिए, जवाब दे रहा हूं, बहुत जल्दी हम देश की इकोनॉमी पे मैंने मानस भाई 1 मिनट, मैंने कहा था उसके बड़े बड़े कई कारण थे। आप अपने बीच में मनीष जी को दोबारा इकोनॉमी के मुद्दे पे, मानस जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोबारा मनीष भाई को यार मायावती के मुद्दे पे, दोबारा इकोनॉमी के मुद्दे पे बुला लें। मैं पूरी तैयारी से आता हूँ। बात पांडे जी ने शुरू करी थी, मैंने नहीं शुरू करी थी। आप सीधे किसी के आंकड़ों को झूठा नहीं कह सकते। मानस भाई, मेरा भी एक निवेदन है कि अनुपम भाई को एक बार इकोनॉमी के मुद्दे पर बुला लीजिएगा, मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के आधार पे मैं चूंकि आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। गठबंधन कर रहे थे, लेकिन बहस ने कुछ ऐसा यूटर्न लिया। मानस भाई मेरा ये है, अनुपम भाई को समझा लीजिएगा, मेरे पास जो डेटा आरटीआई का है, मैं उनके साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया मनीष सिंघवी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आलोक पांडे जी, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हम बात कर रहे थे आज मायावती के रुख की, मायावती किस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा खोल सकती है, लेकिन आरोप दर आरोप और आरोप के बाद प्रत्यारोप, इसमें उलझ गई बात, और बात उलझते उलझते देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच गई, क्योंकि विपक्ष के पास देश की अर्थव्यवस्था को एक मुद्दा बना करके, एक हथियार बना करके वो सरकार पर अटैक करना चाहती है, और जो बीजेपी के समर्थक है निश्चित तौर पर उसका बचाव करेंगे ही। चलिए आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।